ओके, तो हम कनेक्टिव टिश्यू के विषय में हमने बात करी थी। तो आज हमारा जो विषय है वो रहेगा हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने विभिन्न प्रकार के टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कार्टिलेज टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कहाँ पर हमारे जो ये वाला कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा फॉर्म होता है। पहले हमने एरियोलर, एडिपोस, है ना, उन सब के बारे में बात करी थी, ब्लड के बारे में बात करी थी। तो ये वाला थोड़ा सा हमारा डेंस होता है, ये हमारा फॉर्म भी होता है कंपैरेटिवली जो पहले के थे। तो इसका जो कार्य होता है कि प्रोटेक्शन देना, और जो भी हार्ड चीजें हैं ये उसके आसपास प्रेजेंट होता है, ताकि आपस में जो घर्षण होने से उन चीजों को, हार्ड चीज आने का आपस में घिस जाएंगी, तो उनको घिसने से बचाने के लिए ये वहां पर प्रेजेंट होता है। और तो जहां पर भी दो हड्डियां मिलती हैं ये वहां पर भी उपस्थित रहता है। तो तीन तरह के जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, पहला है हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज जो होता है ये सबसे ज्यादा जो है पाया जाने वाला, कह सकते हो सबसे ज्यादा कॉमन कार्टिलेज है। और इसके अंदर जो ये बनता जो है, इसके अंदर जो फाइबर्स, जो रेशे बनते हैं वो कोलेजन के होते हैं, और जो इसका मैट्रिक्स, जो लिक्विड पार्ट आप कह सकते हो, वो हमारा थोड़ा इलास्टिक टाइप का होता है, रबड़ी होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है? हाइलीन है तो ये हमारी हड्डियों के जो छोर हैं, एंड्स ऑफ द बोन्स पे मिलता है, उन बोन्स पे मिलता है जहां पर जो दो हड्डियां मिलके जोड़ बनाती हैं, जहां पर मूवमेंट होती है, ताकि मूवमेंट होने से दोनों में घर्षण ना हो, तो ये वहां पर उपस्थित रहता है, सपोर्ट करता है, और मूवमेंट हमारी आराम से होती रहे, है ना। कोई भी चीज अगर आप देखोगे ना, दो चीजें आपस में, हार्ड चीज अगर घिसती हो तो बड़ा मुश्किल होता है, और अगर उधर ही कुछ चिकनी परत आ जाती है तो बहुत स्लो, बहुत सॉफ्ट, बहुत एक फ्लोई सा मूवमेंट हो जाता है ना। तो ये हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस को भी बनाता है। कोस्टल हमारा रिब्स से रिलेटेड है, तो जो हमारे रिब्स के जो है वहां पर भी ये हमारा कार्टिलेज अटैच होता है। तो हमारी जो रिब्स हैं, हमारी जो पसलियां हैं, वो किससे अटैच होती हैं? स्टर्नम, जो हमारी मध्य के, जो छाती के मध्य जो हड्डी है, उसके साथ जो हमारी जो हड्डी होती है, ये उसी के साथ वहां पर उपस्थित होता है, ताकि जब हम भी सांस लेते हैं, हमारी पसलियां जो फैलती हैं, तो ये वहां पर भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। एक मिनट जी। इसके बाद अब हम बात करेंगे फाइब्रो कार्टिलेज की। फाइब्रो कार्टिलेज, अब नाम से देखो कि यहाँ पे फाइबर्स बहुत ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा जो है कार्टिलेज होता है, और धागे हैं तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ सकते हो, तो वहां पे हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो थोड़ा सा रिजिड, सेमी रिजिड उसमें होता है, और वहां पर इसमें फाइबर्स की बात होती है, तो फाइब्रो कार्टिलेज है तो रेशे बहुत होते हैं इसके फाइबर में। पहले वाले में वहां पे क्या था? इलास्टिसिटी थी ना, देखोगे हमारा रबड़ी था, रबर टाइप का, तो यहाँ पे हमारे फाइबर्स ज्यादा है इस उसमें, ठीक है ना। और ये हमारे जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारी जो कशेरुका है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो एक एक हड्डी के बीच में ये वहां पर प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का वहां पर क्या बनाता है? डिस्क बनाता है, कुशन लाइक डिस्क, ताकि दोनों हड्डियां आपस में जो है घर्षण ना हो, उनकी मूवमेंट आराम से हो। तो ये वहां पर प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज, हमारी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में। ओके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। उसके बाद हमारा तीसरे प्रकार का होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो है इलास्टिक के फाइबर्स ही पाए जाते हैं। ये जो इलास्टिसिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी देता है, और शेप भी प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे कि आपकी नाक, नाक का जो आगे का भाग होता है वो हमारा कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज का ही बनाता है। अगर इसको थोड़ा सा खींचोगे वापस अपने उस पे आ जाते हैं। कान है आपके, हमारे गले के अंदर हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, वो भी हमारा किसका? एपिग्लोटिस, ताकि हम सांस लेते हैं
तो हमारी वायु ठीक से जाए। और अगर हम खाना खाते हैं तो कहीं खाना हमारा सांस की नली में ना जाए, तो वहां पर एक हमारा ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो भी हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और हमारी रक्त वाहिनियों में भी ये इलास्टिक कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है। अब छठे तरह का जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं बोन या ऑसियस कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन जो है हमारी हड्डी या हमारी अस्थियों से रिलेटेड है, तो जो वहां पर जो भी हमारी हड्डियां जो हमारी बनती हैं वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से ही बनती हैं। तो ये हमारा सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हड्डी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, मजबूत रहती है, हार्ड भी होती है। तो ये किन चीजों से बनता है कनेक्टिव टिश्यू? ऑब्वियसली सेल से बनता है, क्योंकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर बोन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि जो बोन के जो कनेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली बोन सेल से बन के बनेंगे, और बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट से बनता है। और बोन सेल्स इन लेक्यूनाe, जो उनकी कैविटीज जो होती है, आप इसमें देख रहे होगे बोन सेल्स इन लेक्यूनाe, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू जो मिलके बनाती है, इस तरह से ये हमारी जो कैविटीज के उसमें ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो हार्ड जो हमारा ये वाला कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही सख्त होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है। एक में हमने देखा इलास्टिक होता है, एक में हमारे जो थे रबड़ी टाइप का था, एक में हमारे फाइबर्स थे। तो ये वाला बहुत ही सख्त होता है, और यहाँ पर हमारे कोलेजन फाइबर्स भी बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। और सख्त क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम आइंस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैल्शियम आइंस होते हैं, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हमारे बोन्स को बनाने में मदद करते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, हमारी हड्डियों उनसे बनती है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, जब हम बोन के स्ट्रक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर ये हमें समझने की हमारे अभी कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। तो ये हमें क्या प्रदान करते हैं? हमें मजबूती प्रदान करते हैं, हमें दृढ़ता जो होती है, रिजिडिटी भी हम कह देते हैं, एकदम स्टिफनेस, जो स्ट्रांगनेस आती है वो हमारी इसी से आती है। इसका क्या काम है? हड्डियों का आप उससे सोच सकते हो आपके शरीर में क्या काम है? हमारे शरीर को एक ढांचा देते हैं, है ना, आपका फ्रेमवर्क बनता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है ना, मान लो अगर आप खड़े हो तो ये उस चीज को हमें आप उसी की वजह से मदद करते हो ना, कि हाँ, फिर आपको चलना है, भागना है, दौड़ना है, तो ये मूवमेंट भी इसी की वजह से ही होती है। बाकी हड्डियां हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा है? ब्रेन, मस्तिष्क, है ना। उसके बाद हमारा और है जैसे कि हमारी पसलियां। पसलियां किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को, है ना, वो बहुत सख्त है। तो इस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं। और साथ ही साथ क्या काम करती है? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। कौन से मिनरल्स स्टोर होते हैं इसमें? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, है ना। जब हमें कभी बॉडी में अगर हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि हमें कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए और भी जगह की जरूरत होती है, तो यहाँ वहां से भी हमारा निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारी स्टोरेज है यहाँ पर कैल्शियम की और फॉस्फोरस की भी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में हमेशा हर चीज उचित मात्रा में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या होता है? हड्डी जो अंदर से खोखली होती है, वहां पे क्या होता है? मज्जा होता है। हड्डी की बात कर रही हूँ अभी, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे हड्डी की बात करें। हड्डी अंदर से हमारी जो होती है, खोखली होती है, वहां पे बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो का अंदर जो होते हैं हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, वो हमारे वहीं पर ही बनते हैं। ओके, तो ये हमारे बोन कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा अगला है लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू को हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ तरह के रेशे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम ऑब्वियसली रेटिकुलिन ही कहेंगे। तो इनका काम हमारा जो होता है, ये किससे बनते हैं? हमारे ल्यूकोसाइट से बनते हैं। हमारे जो होते हैं WBC से बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल से ज्यादा बनते हैं, और रेटिकुलर सेल से बनते हैं। ये मिलके एक रेशा बना देते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू हो हाँ पाए जाते हैं। ये हमारे अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, हड्डी के बीच में जो मैरो होता है, जो मज्जा होता है, वहां पर पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे। लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली एक हमारा अलग ही सिस्टम बनता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो पूरा है हमारा इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और वही जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे लिम्फॉइड सेल्स होते हैं। लिम्फॉइड सेल्स यही हमारे बनते हैं। तो कहाँ कहाँ हमारी कुछ गांठें होती हैं, जो कि हम उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। हमारा एक ऑर्गन है मेन, जो लिम्फॉइड
सिस्टम का होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू लिम्फोइड से बनता है, उसका नाम होता है स्प्लीन। फिर एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसका काम भी हमारे लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू के उससे होता है, वो है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे हृदय के बीच में होता है। हमारे टॉन्सिल्स भी हैं, जो कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के हैं वो यहाँ पर इन्हीं से ही बनते हैं। इसका मेन काम किसमें होता है? हमारी इम्यूनिटी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में ही हमारा ये काम करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और हमारे बॉडी का जो है, बॉडी डिफेंस का पहला ही ये इसमें इनका जो है रोल होता है। हमें जो है किसी इन्फेक्शन से बचाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन बॉडी है, वायरस है, उनसे जो है प्रोटेक्शन का इनका बेसिकली काम रहता है। तो ये एक पिक्चर दिखाई है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। तो इस तरह से इनकी नालियां होती हैं, उनको हम लिम्फेटिक चैनल्स भी बोलते हैं। वहां पर हमारे गांठें होती है, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, और वहां पर हमारे कुछ ऑर्गन्स थे। कौन से ऑर्गन्स हमने पढ़े थे? इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर हमारे पेट में होता है स्प्लीन, हृदय के बीच में होता है थाइमस, और मुंह के अंदर होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। ठीक है ना? तो ये लिम्फ नोड्स हैं, गांठें हैं। एक मिनट। ठीक है, तो ये थे हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने बात करी। तो इससे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करी थी, फिर अब हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करी थी। इन दोनों की हमने टाइप्स के बारे में डिटेल में कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। अभी तक सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नो मैम, समझ में आ रहा है ना। थैंक यू। क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा अभी लगा कि आई एम वेरी फास्ट इन स्पीकिंग। तो अगर किसी को लगे कि मैं फास्ट बोल रही हूँ और अगर नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। मैम समझ आ रहा है, बट जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा है मैम। मुझे भी फास्ट जा रहा है एक्चुअली। नहीं, मैं तो आपको इसीलिए वो क्लियर कर रही हूँ चीजें। मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं बच्चे ज्यादातर, और अगर वही मैंने कहा नहीं समझ आ रहा तो आप बता देना, मैं उसको फिर से कर दूंगी। बोलने की स्पीड मेरी बस फास्ट है। मेरे ख्याल से समझाने के लिए अगर सभी के यस साथ ये मैम। प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। नहीं मैम, समझ में आ रहा है, नो चलिए, प्रॉब्लम। ठीक है। अब हम तीसरा जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मांसपेशियां। तो ये हमारा पेशी है, जो हमारे होते हैं, ऊतक होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां हैं। तो ये जो भी हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारी मस्कुलर टिश्यू से बनती है। और मस्कुलर टिश्यू किससे बनेगा? ऑब्वियसली मसल सेल से, क्योंकि सेल सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, है ना? तो वही बात है। तो ये हमारा, अब हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। जो मसल सेल्स होते हैं, टिश्यू किससे मिलके बना? सेल। तो यहाँ पे जो हमारे पेशी है, जो हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशी की जो कोशिका होती है, वो कैसी होती है? लंबी होती है, लॉन्गेटेड होती है। ठीक है, इसी वजह से उनको हम जो है मसल फाइबर भी कह देते हैं। फाइबर क्योंकि लंबे होते हैं ना, धागे होते हैं लंबे लंबे से हम ज्यादातर, तो इसीलिए उनको हम जो है मसल फाइबर भी कह देते हैं। अब इनका जो काम होता है, हमारे मांसपेशियों का, जो मांसपेशी हमारी जो बनती है, उनका काम जहां पर वो जैसे उपस्थित है, उसकी वजह से उनका काम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो सभी मांसपेशी का जरूरी नहीं कि एक जैसा काम हो, ज्यादातर एक जैसा काम करते हैं, लेकिन अलग भी हो जाता है। तो यही हमारे जो ऊतक हैं, ये हमारे किन से मिल जाते हैं? जो हमारे खून की जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और हमारे नर्व्स हैं। जैसे कि अभी हमने बोन्स की बात करी, हमने पहले कनेक्टिव टिश्यू ब्लड की बात करी, उनसे भी मिलके ये हमारा जो होता है ये फिर कार्य करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही मिल जाते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू तो आउटर की तरफ ज्यादातर रहता है, लेकिन ये ज्यादातर उनके साथ ही मिलके ही काम जो है करते हैं, नर्व्स के साथ, नसों के साथ, हमारी ब्लड के साथ। ठीक है, और इनका सिर्फ पूरे शरीर में जो कि मूवमेंट की प्रक्रिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स में ही होती है, और किसी चीज में कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से ही होता है। सिकुड़ना और फैलना वो सिर्फ और सिर्फ मसल के कोष से ही है। ठीक है, तो हमारी पेशियां ऊतक का काम क्या है?
ऑब्वियसली गति देना, जो भी मूवमेंट है वो उन्हीं की वजह से ही होता है। और ये हमारे शरीर के पोस्चर को भी मेंटेन करता है। मतलब हड्डियों ने तो ढांचा कर लिया, लेकिन आप ये सोचो अगर हड्डियां आपस में खड़ी कर दोगे, क्या वो टिकी रहेंगी? नहीं, उनको आपस में टिकाने के लिए भी आपको मांसपेशियों की जरूरत होगी, क्योंकि वहीं से ही मूवमेंट होके ही वो रहेंगी। तो दो हड्डियां आपस में भी अगर टिकी हुई हैं, आपस में उनका जो है इस तरह से उनका ढांचा बना हुआ है, तो उस ढांचे को मेंटेन करने में मदद करती हैं हमारी मांसपेशियां। अगर मैं खड़ी हुई हूं, मतलब हमारा जो पृथ्वी का जो आकर्षण है, गुरुत्व आकर्षण जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, वो हर पृथ्वी तो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हम अपने सीधे खड़े रहते हैं अपोजिट, तो उस पोस्चर को मेंटेन करने में हमारी मांसपेशियां मदद करती हैं। हड्डियां तो होंगी, अगर खाली हड्डियां होंगी तो वो धरती के पास ही गिर जाएंगी, लेकिन उस फोर्स के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का पोस्चर जो मेंटेन रहता है वो किसके उससे रहता है? हमारे मसल्स के माध्यम से। ठीक है, यही हमारी फैलती और सिकुड़ती भी है, तो पोस्चर को मेंटेन करती हैं। जब ये फैलती और सिकुड़ती भी है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उससे हमारे हमारे जो शरीर है उसके अंदर हमारे गर्मी भी होती है। ठीक है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में भी यहाँ पर इनका रोल रहता है। ये गर्मी आप देखोगे ना, ज्यादा भाग दौड़ कर लोगे, को जैसे आप सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा कर लोगे, इंजन दौड़ कर लोगे, तो आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी आपको ना गर्मी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी आप विग्रस मूवमेंट से आपके बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मांसपेशियां ये हमारा क्या काम करती हैं? अगर मुझे अपने चेहरे पे कुछ हाव भाव दिखाने, मैं खुश हूं, मैं उदास हूँ, उसको भी ये मदद करती है, क्योंकि जब मांसपेशी फैलती है और सिकुड़ती है, हम अलग अलग तरह के जो है हाव भाव जो है वो बना लेते हैं अपने चेहरे पे। फिर हमारा इनका क्या काम है? इनका ये भी काम है कि रक्त को जो है वो पहुंचाती है इधर से उधर, पंप करती है ब्लड को, जो है ना हमारा जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? एक मोटर पंप की वजह से हो रहा है। वो मोटर पंप जो है इन्हीं मांसपेशियों की वजह से ही होता है। दूसरा, हमारी श्वासों को, हमारे पाचन क्रियाओं को, क्योंकि वहां पे हर जगह जितनी भी हमारी नालियां हैं वहां पर हमारी मांसपेशियां ही प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि गति सिर्फ इन्हीं में ही होती है, तो उन्हीं की गति की वजह से ही सारा काम हो रहा है। चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे मेरी पाचन क्रिया है, चाहे मेरा जो है यूरिन बन रहा है, या मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेरे ओवरीज भी आगे जो जो भी काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मूवमेंट जो है वो किससे होती है? किससे होती है बताइए? मसल टिश्यू मसल से, से। मसल टिश्यू से। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मसल्स जो होती हैं हमारे कितने तरह की होती हैं? 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला होता है स्केलेटल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल को हम जो है क्या बोल देते हैं? कंकालीय पेशी भी बोलती है, क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी हुई है, तो कंकालीय पेशियां भी बोल देते हैं इसे। और ये वाली मांसपेशी हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं इस वजह से। दूसरी है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम क्या बोलते हैं? चिकनी मांसपेशियां। ये हमारे जितने भी अंदरूनी अंग हैं, जितने भी अंदरूनी अंग हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होती हैं। मेरा पेट है, मेरी आंतें हैं, मेरी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मेरी जो है फेलोपियन ट्यूब है, मेरा जो है यूरिनरी ब्लैडर है, मेरी किडनियों की जो ट्रैक्ट है, सब कुछ यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वहां पर हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब तीसरी एक कैटेगरी है, वो है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पे उपस्थित होती है? हमारे हृदय में। हमारा हृदय सिर्फ और सिर्फ मांसपेशी का बना है, उधर कोई हड्डी नहीं होती, तो उसको हम अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल या हृदय पेशी। क्लियर है? 3 तरह की। अब उनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं कि किस किस तरह को क्या बताया है। अब हम पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन सी होती है जो हमारी किससे जुड़ी हुई है? बोलो। कंकाल से, हड्डियों से, हड्डियों से, कंकाल से, हमारी बोन से, हमारे स्केलेटन से, इसलिए नाम है स्केलेटल मसल। अब ये जो काम करती है ना, ये हमारी इच्छा से काम करती है।
कैसे? मेरा मन है मैं बोलूंगी, मेरा मन है नहीं बोलूंगी तो मैं चुप हूं। सही है? मेरा मन नहीं आज पढ़ाने का, मैं नहीं बोलूंगी, पर आपको सुनना पड़ेगा, आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो मेरा मुंह चल रहा है, मेरा जो मुंह को चलाने में कौन सी हड्डी लग रही है? हड्डी जो है मेरा जबड़ा है ना, जबड़ा चल रहा है किसकी मदद से? हड्डी तो खुद नहीं चलती, स्केलेटल मसल से। अभी मैं कह दूंगा अब आप लोगों को जाओ दौड़ो और पानी पी कर आओ, तो दौड़ोगे कैसे? पैरों की मदद से। पैरों में जो हड्डियां हैं किसकी मदद से? मांसपेशी की मदद से ही आप दौड़ोगे। तो आपकी इच्छा होगी दौड़ोगे, कहोगे अरे हम नहीं जा रहे, हमें तो पानी पीना ही नहीं है। आप, आपकी इच्छा आप दौड़ोगे, आपकी इच्छा आपको नहीं दौड़ोगे, है ना? समझ गए? तो ये हमारी हड्डियों के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, कंकालीय पेशियां होती हैं। अब इनको ये होती है हमारी मर्जी की, मेरी मर्जी, मैं चाहे भागू, मैं चाहे दौड़ू, मैं चाहे सोऊं, मैं चाहे खड़ी रहूं, मैं चाहे हाथ बढ़ाकर लिखूं। कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे, उनका हाथ चल रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो जिसकी मर्जी है लिखेगा, जिसकी मर्जी है नहीं लिखेगा, जिसकी मर्जी है क्लास अटेंड करेगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी, बोर लग रहा होगा तो उठ के रसोई में पानी पीने चला गया होगा। तो जिसकी मर्जी, तो ये चलती है अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से? आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। तो ये है वॉलंटरी। मैं अगर चाहूं तो ही मैं इनसे काम करवा सकती हूँ, मैं नहीं चाहूंगी तो मैं शवासन में पड़ी हुई हूँ, कुछ नहीं करना भैया मुझे भी। ठीक है ना? अब इनके ना, आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये दिखने में कैसी है, इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये देखो, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे, है ना? जेब्रा क्रॉसिंग करते हो? कहाँ होती है जेब्रा क्रॉसिंग? सिग्नल के पास होती है मैम। सिग्नल के पास होती है, सड़क पे होती है, पर आजकल कौन जेब्रा क्रॉसिंग यूज करते हैं? कहीं पे भी दिया आजकल तो सबके रूल्स, सबके अलग अलग ही है ना। ठीक है, तो वो भी जेब्रा ऐच्छिक क्रॉसिंग हो वो गई। जो, हाँ, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है धारीदार होती है, है ना? काली सफेद काली सफेद। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ही पैटर्न इस पे दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? ये देखो, लाइन है, फिर सफेद है, फिर काली है, फिर सफेद है, फिर काली है, सफेद है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइशंस। ठीक है, स्ट्रिप्स भी बोल देते हैं, स्ट्राइशंस भी बोलते हैं। इसीलिए ये जिप, जो इसका जो जिगजैग पैटर्न है, इस वजह से इन स्केलेटल मसल का एक और नाम है, वो क्या है? स्ट्राइटेटेड मसल्स। स्ट्राइटेटेड मसल्स मतलब इसमें ये जो लाइनें नजर आ रही हैं। ओके, अब इनका आकार क्या होता है? हमने देखा था कि हम फाइबर्स टाइप में होते हैं ना, इलोंगेटेड होती है, लंबी तो होती है लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। आप देख रहे होगे ना, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, इनके सेल्स, अब जो इनके सेल्स होते हैं ना बीच में, वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और इनमें धारियां होती हैं, इसलिए इनके सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइटेटेड होते हैं। और इनके जो जो हमारी मसल्स होती हैं, ये वाली हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फैली हुई मसल्स हैं। ठीक है, लगभग हमारे जो है मैक्सिमम जो हमारे शरीर में आपको यही वाली जो है मांसपेशियां मिलेंगी। और इनके अंदर जो मसल्स का जो सेल होता है ना, हमने शुरू में सेल के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके अंदर और क्या क्या था मुझे याद दिलाना, मैं भूल गई। राइबोसोम्स, हम्म, गोल्गी बॉडी थी। लाइसोम्स, गोल्गी राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, है ना, सेंट्रियोल्स। और न्यूक्लियस कितने थे? एक था। न्यूक्लियस इज वन, लेकिन यस। यहाँ पर एक न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे? जितने न्यूक्लियस है उतने होंगे ना मैम। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे वो भी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या नाम दिया था? उसका क्या काम था? पावर हाउस। वेरी गुड, पावर हाउस। पावर हाउस में तो पावर छुपी हुई है ना। हाथ पैर तो जब आप चलाओगे तो आपको पावर चाहिए होगी, पावर नहीं होगी तो क्या करोगे? दौड़ लोगे, भाग लोगे, मैं क्या बोल पाऊंगी?
मेरे को तो एनर्जी होगी ही नहीं बोलने की अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी। अगर मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, आई नीड एनर्जी, इफ आई एम रनिंग वेरी फास्ट आई नीड एनर्जी, तो इन मसल्स को कौन एनर्जी देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं इनके सेल्स में, ठीक, कंपैरेटिवली टू द अदर जो भी हमारे सेल्स होते हैं, इनमें ज्यादा चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना। हर जगह एनर्जी चाहिए होती है लेकिन इधर ज्यादा चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा ये मांसपेशी हमारी फैली हुई होती है, हमारे को अब ये हड्डियों के साथ जुड़ी है, स्केलेटल मसल से चली है, तो हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट होगी, गति होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से होगी। आप भागोगे दौड़ोगे इन्हीं की वजह से, तो ये हमें मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करती हैं और ये आपकी मर्जी से काम करती हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे गर्दन हिलाऊं, चाहे कंधे हिलाऊं, चाहे मैं अपने हाथ हिलाऊं, पैर हिलाऊं, चाहे मैं अपना मुंह हिलाऊं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स जो दिए गए वो कौन से हैं? बाइसेप्स हैं, डोले शोले बनाते हैं ना वो, ऐसे हाथ को मोड़ते हैं, अगर उनका मन होगा तो मोड़ेंगे, नहीं तो नहीं मोड़ेंगे। हैमस्ट्रिंग्स हैं आपके, कहाँ पे होते हैं हैमस्ट्रिंग्स? थाई मसल्स मैम, बैक साइड। थाई मसल्स, थाई के बैक साइड पर, आगे नहीं होता, पीछे होता है ना। चलो आगे करते हैं। अब हम दूसरी तरह की मांसपेशी की बात करेंगे जो कि है स्मूथ मसल, चिकनी पेशी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे धारियां नजर आती हैं, इसलिए ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ जिगजैग पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, ये एकदम सपाट चिकना, इसीलिए इसकी क्या नाम हो गया? चिकनी पेशियां, मतलब स्मूथ मसल्स। यहाँ पे कोई जिगजैग पैटर्न नहीं होता, यहाँ पर कोई धारियां नहीं है, यहाँ पर कोई लाइंस ऐसा नहीं है जिगजैग, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी इनको हम कहते हैं। अब ये कहाँ पे पाई जाती है? चिकनी है। ये हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये ज्यादातर वहीं ही पाई जाती हैं, इसीलिए हम इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरल मतलब विसरा ऑर्गन भी, हम ऑर्गन को हम विसरा भी कहते हैं, तो इसलिए इनका दूसरा क्या नाम है? विसरल मसल्स, बिकॉज विसरा इज द अदर नेम ऑफ द ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स में है, इंटर जो हमारे विसराज है उनमें है, तो ये हमारी स्मूथ मसल्स हैं। अब ये क्या हमारी मर्जी से काम करती हैं? करेंगी क्या? नहीं मैम। नो मैम। नहीं करेंगी। आपने खाना खाया था, आप चाहते हो कि अभी मेरी पाचन क्रिया रुक जाए और मैं क्लास कर लूं, उसके बाद मेरी पाचन क्रिया शुरू हो, कर सकते हो क्या? पानी पिया, मेरा जो है वो पानी पिया, मेरा उसका जो है यूरिन ना बने, रुक जाए अभी, क्योंकि अभी मैं घर से बाहर हूं, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, बाद में शुरू हो जाए, क्या कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मसल्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से काम करती हैं, हमारी मर्जी से नहीं। अगर भैया बहुत अपनी चला ली, हाथ पैरों पे चलाओ, अंदर तुम्हारा राज नहीं है, अंदर तो हमारा ही राज है। तो अंदर जो इनका राज है वो है स्मूथ मसल्स, जो कि अपनी मर्जी से काम करती हैं, वो चिकनी होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, और उनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो थी हमारी, ये होती हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप में जिसके किनारे मतलब जो होते हैं इस तरह से आप देख रहे होगे, पतले होते हैं और बीच का मोटा हिस्सा होता है, स्पिंडल शेप इनको बोला जाता है। आप देख रहे होगे ऊपर वाली थी हमारी सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में इस तरह का जो था उनका चौड़ा था एंड पार्ट और लंबाई थी बीच में, लेकिन इनके जो सिरे होते हैं ये कैसे होते हैं? नोकीले टाइप के होते हैं, बीच का हिस्सा चौड़ा ही होता है, इनको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये लंबे और स्पिंडल शेप की जो है, एक के ऊपर एक ये चिपकी हुई इस तरह से इनके सेल्स जो होते हैं मसल्स को बनाते हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? जो हमारे हॉलो, मतलब जो हमारे खोखले जो अंग हैं स्पेशली, उनकी जो चार दीवारी बनाती हैं ये मांसपेशियां, ठीक है, सिर्फ हमारे हृदय को छोड़कर। हृदय की मांसपेशियों को हमने एक अलग ही कैटेगरी दे दी है, हालांकि हृदय भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है, पर हमने उसको एक अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, बाकी उनको हमने हॉलो विसरल ऑर्गन में किया है। अब स्केलेटल मसल्स में तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर देखोगे एक सेल का सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, ये है हमारे मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स।
और ये हमारी मर्जी के बगैर काम करती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? जो हमारे मतलब स्टमक की जो चार दीवारी है, क्योंकि खोखले ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना, हमारे पेट में, हमारे फेफड़ों में, हमारे ब्लैडर में, हमारे लीवर में, हमारे किडनी में, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है बेसिकली वहां पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? हमारे हृदय को छोड़ के। अब हम अपने हृदय की बात कर लेते हैं। जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल सबसे अलग है, और एक तरह से कहोगे कि दोनों का मिक्सचर टाइप की होती है वैसे ये, ठीक है। पर ये ज्यादातर हमारी चिकनी स्केलेटल मसल्स की तरह होती हैं, तो इसमें भी जिगजैग साइन दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ये आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये जिगजैग जिगजैग। लेकिन एक बात है कि ये है यहाँ के सेल्स जो हमारे स्केलेटल सेल, ये आप देखोगे ना, ये बंडल की तरह एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, आपने देखी ना, ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। परंतु एक दूसरे से जुड़े ऐसच नहीं हुए, मतलब बीच में इनके कोई भी टहनियां आपस में नहीं है, जैसे पेड़ की एक टहनी से दूसरी निकली, तीसरी निकली, ऐसे नहीं। एक आपने ये लिया, किताब ली, सारी एकदम बंडल बना के रख दिया इस तरह से। लेकिन हृदय पेशी में क्या होता है, एक टहनी से दूसरी टहनी की तरह ये निकल रही होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये ब्रांच्ड स्ट्राइटेड सेल्स होते हैं। स्केलेटल में और कार्डियक मसल्स में ये थोड़ा सा अंतर होता है। स्ट्राइशंस यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन कार्डियक वाली ब्रांच्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम मायोकार्डियम भी कहते हैं। मायो मसल्स होता है, कार्डियम कार्डियक से रिलेटेड होता है, तो इसलिए इनका दूसरा नाम है मायोकार्डियम, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे हृदय की चार दीवारी में ब्रांचिंग होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, और इनका लेकिन एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे कि स्मूथ मसल्स में था, इनका एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये भी हमारी मर्जी के बगैर ही चलती हैं। आपकी मर्जी होती है, आप अपना हृदय रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। कब तक चलता है? जब तक यम ना आ जाए, है ना। तो 24/7 नॉन स्टॉप ये वाली स्मूथ मसल्स कब चलेंगी? जब आपकी या तो कुछ पाचन क्रिया हो रही होगी, या श्वास, जब आप एकदम से, वैसे तो वो भी निरंतर ही चलता रहता है, लेकिन जब धीरे 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 है, कई बार हम कुंभक भी लगा ले तो वो भी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे दिल बंद हो जाता है तो क्या होता है? या तो कार्डियक अरेस्ट, या फिर खेल खत्म। टाटा बाय बाय, खेल खत्म। yes, तो ये नॉनस्टॉप हमारी जिंदगी भर काम करती है, बिना रुके बिना थके। तो प्लीज इनका ध्यान रखा करो, जो इन्हें पसंद हो वो काम कर लिया करो, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? सिर्फ जो रक्त अंदर आ रहा है उसको पंप करना। ये बेचारे एक मोटर पंप की तरह है, और कुछ भी नहीं है ये बेचारा हमारा दिल। तो ये क्या करता रहता है? बस पंप को इधर से खींच के, पंप की तरह ब्लड को एक जगह से खींच के दूसरी जगह पे भेज देता है। तो एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, एक हाथ दो करता रहता है, रुक नहीं सकता। तो इनके सिकुड़ने और रिलैक्स होने से ही हमारा जो दिल क्या करता है, धक 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 धक, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो ये तो निरंतर काम करती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। अब लास्ट हमारा जो टिश्यू है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे सबसे कॉम्प्लेक्स, बड़ा बहुत ही पेचीदा सा है, बहुत ही इसमें बहुत कुछ है, और इसको समझना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को तो अच्छे अच्छे लोग आज भी रिसर्च करते रहते हैं उसको समझने के लिए। तो काम क्या है इसका? इसका काम है जो भी इसको चिट्ठी मिली है उसको आगे पहुंचाने का। इंफॉर्मेशन जो भी कोई देता है इसको आगे ये दे देता है, और उसके बदले में भी, अगर मान लो सिंपल से एग्जांपल मैं हमेशा यही लेती हूँ कि मेरे पैर पे भी किसी चींटी ने काटा, तो वहां से मैसेज आया आया या मेरे दिमाग पे गया, मेरे दिमाग, क्योंकि मेरा दिमाग ही मेरे बॉडी को कंट्रोल करता है, मेरा कंट्रोलिंग सेंटर मेरा ब्रेन है, वो भी हमारे नर्वस टिश्यू से ही बना है, ठीक है ना। और वो गया, ब्रेन ने कहा अरे वहां से पैर हटाओ,
तो वो ब्रेन ने मैसेज दिया, तो ये मैसेज को लेके आने जाने का काम जो है हमारे नर्वस टिश्यू के माध्यम से ही होता है। अलग अलग तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को लेकर जाते हैं, और वापस में ब्रेन जो उनको भी ऑर्डर करता है भैया तुम ऐसा कर लो, तो वो वापस उसको बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन, उस ऑर्गन को भी लेके जाता है। कुछ भी है, जैसे कि मान लो भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपका ब्रेन उस चीज को रिसीव कर रहा है ना। उसके बाद आपके ब्रेन ने कहा कि भैया क्लास खत्म हो गई, अब इसको ना रिवीजन कर लो, अभी 5 मिनट लगाओ आगे के लिए होगा। कुछ लोगों को ब्रेन कहेगा भैया तुम बहुत पढ़ लिया, तुम सो जाओ। तो जैसा जिसका जो होगा, ब्रेन जिसको मैसेज देगा वो वैसा ही अपना काम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके 2 सेल से बना होता है ये टिश्यू। कौन से होते हैं हमारे? एक नर्व सेल होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और एक होते हैं हमारे ग्लाइल सेल्स जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ग्लाइल सेल्स और नर्व सेल्स, ठीक है, इन्हीं से ही हमारा पूरा नर्वस जो है सिस्टम बना है। अब इनका काम बेसिकली यही है, जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, जो भी मेरे अंग काम कर रहे हैं प्रॉपर, उनको कंट्रोल करता है। मेरे हर हर सिस्टम एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करे। कोई भी सिस्टम अकेले थकेले काम नहीं करता, आपस में सब में तालमेल बना रहे, वो सब काम किसका है? इसी का ही करता है। मैसेज का, जिस मैसेज को हम इम्पल्स बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, वो जनरेट और ट्रांसमिट करना, वो उसको उत्पन्न भी करता है और फिर वो आगे भी भेजने का काम हमारे नर्वस टिश्यू से ही होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन। ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से राइज होती है, ये उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब हम पिक्चर देख लेते हैं अपने न्यूरॉन या नर्व सेल की, वो दिखता कैसे है, क्योंकि सेल तो है कई कई तरह के हैं। अगर हम इसके सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में कई अलग अलग शेप के, आकार के सेल प्रेजेंट होते हैं, पर ये वाला सेल जो होता है ये हमारा दिखने में थोड़ा सा इस तरह से लंबाई में होता है, और ये कई बारी 1 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं, इतने हैं। ये बहुत मिलीमीटर में भी होते हैं, लेकिन अगर लंबाई में देखा जाए तो ये 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल जो है ज्यादातर नर्व सेल ही पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, और ये एक्साइटमेंट, मतलब जो भी कंडक्टिंग सेल्स है ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जाना है। मान लो एकदम मुझे ठंड लगी है, एकदम से जो एक्साइटमेंट जो भी होगी, कंडक्शन होगा, शुरू होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन देगा। तो किसी भी चीज को जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए जो जहां से शुरुआत होती है यहीं से ही होती है, तो इसलिए इनको एक्साइटेबल सेल्स या कंडक्टिंग सेल्स कहा जाएगा। तो प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स ही होते हैं। ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन इन्हीं एक एक सेल के माध्यम से ही होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, जो हमारा नर्व सेल है इसको हम भी क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नाम याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है। इसके 2 पार्ट है, एक तो इसकी हम कहेंगे, हमने सेल के बारे में पढ़ा था ना, सेल बॉडी, ठीक है। ये जो इसकी सेल बॉडी है यहाँ पे, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन या सोमा, ठीक है। सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इसकी बॉडी आप देख रहे होगे, ये थोड़ी सी इरेगुलर टाइप की है और बड़ी सी होती है। वैसे तो यहाँ पे इरेगुलर पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। सेल बॉडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहीं से ही इसके बहुत सारी अलग अलग जो है एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, जो कि आगे मैसेज पास करने का काम यहीं से ही होता है। आप देखोगे इसके सर पे छोटे छोटे बाल बल्ब की तरह निकले हुए हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये मैसेज को रिसीव करते हैं, सेल के न्यूक्लियस तक लेकर आएंगे, या सेल का ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पूरा ये सेल की बॉडी के उसमें आके अलग अलग, फिर आगे उस मैसेज को आगे भेजते हैं इस वाले मेन, ये जो आपको स्टेम सा बड़ा दिख रहा है वहां से। फिर आगे एक और सेल बैठा होगा, वो इससे इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वो आगे भेज देगा। ये देख रहे हो ना, ये पहले वाले एक्सॉन से जो है इंफॉर्मेशन आया, इसके डेंड्राइट ने पकड़ लिया, इधर इसको एनालाइज किया, इसने आगे भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह की चेन जो बनी हुई होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से करते 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 मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचेगा, या ब्रेन से लेके किसी भी बॉडी के अंग तक पहुंचेगा। तो मैनी एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ऐसा नहीं है कि एक ही हो, इसके साथ और भी बहुत सारे सेल्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के जो एक्सटेंशन बने होते हैं। अब सेल बॉडी थी, हमने ये पढ़ा था, ये पूरा इसका न्यूक्लियस था, ये सेल बॉडी थी। यहाँ से जो बाल की तरह निकले थे इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं।
ठीक है। अब जो आगे मैसेज भेजने का काम होता है इस मेन मुख्य स्टेम से होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये भी इसी से सेल की बॉडी से ही निकला है। ये एक केबल लाइक प्रोजेक्शन है, आप ये देख रहे होगे। तो ये ज्यादा लंबाई में एक इसका निकला हुआ है और हर सेल का यूजुअली एक ही एक्सॉन होता है और ये लंबा होता है बाकी जो डेंड्राइट्स के कंपैरेटिवली। और ये उस मैसेज को जो भी इम्पल्स आई, इम्पल्स कहेंगे हम, उसको आगे भेज देता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की तरफ देखो, आप खटका दबाते हो और ऊपर आपकी लाइट जल जाती है ना, पंखा चल जाता है, आपको करंट जाता हुआ दिखता है? दिखता तो नहीं ना, लेकिन मैसेज तो जाता ही ना। ऐसे यहाँ पे ये होता है, ये मैसेज आके यहीं से ही पास होता हुआ चला जाता है। तो जहां पर भी एक्सॉन यहाँ पर शुरू होता है सेल की बॉडी के अंदर से, इसका जगह का नाम होता है एक्सॉन हिलॉक और यहाँ पे चला जाता है। इसके बीच बीच में यहाँ पे देखोगे इसके एक अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये मैसेज को एक सीधे ही जाने में हेल्प करते हैं ताकि उसका अच्छे से जो है जो भी केमिकल रिलीज होते हैं या जो भी इम्पल्स होता है वो अपने टारगेट न्यूरॉन तक ही जाए। ये सब इसमें मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके ये एक शीट होती है एक्सॉन पे, माइलिन शीट इसको बोलते हैं। और उसके बाद जहां पर एक्सॉन खत्म होता है वहां पे छोटे 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 ये इसके इस तरह से ब्रांचेस हो जाती हैं और वो बल्ब टाइप होते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं। देखोगे ये देखो, ये ना गोल से, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। मतलब ये एंड पॉइंट है, यहाँ से अब अगला न्यूरॉन जो है वो लेने के लिए बैठा है। अब वो आगे नेक्स्ट डेंड्राइट, डेंड्राइट से देखो ये पॉइंटेड थे। नेक्स्ट डेंड्राइट उनसे उन पहले वाले के साइनेप्टिक नॉब से उसने मैसेज को लिया होगा, इम्पल्स को रिसीव किया होगा, करते 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 इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। तो synaptic knobs are specialized structures where neurotransmitter chemicals are released to communicate with target neuron। ठीक है ना। जिस भी, क्योंकि बहुत सारे आसपास में बहुत सारे और भी भाईचारे बैठे होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जिस न्यूरॉन को ही मैसेज देना है ये सिर्फ उसी को ही जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन अराउंड द एक्सॉन जो है उसको हम एक्सोलेमा भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रही होगी एक सेल मेम्ब्रेन टाइप, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। तो उसके बाद एक माइलिन शीट है जो एक्सॉन के चारों ओर रहते हैं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा माइलिन शीट है। तो इसके अंदर भी सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे मेन इनका यही काम होता है कि आगे इम्पल्स को जो है पास ऑन ठीक से करें। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द दो सेल्स, वो जो स्क्वैन सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीट में, उनको हम न्यूरोलीमा कहते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देख लेते हैं। तो कुछ ये जो अगर आप इस शीट को देखोगे, ये माइलिन शीट यहाँ बीच में नहीं खुली हुई है, पूरी नहीं है, एकदम से नहीं है, बीच बीच में से ओपन भी है, देख रहे हो गैप है ना। तो ये जो एक्सपोज पार्ट होता है ये हमारा जो है एक्सोलीमा बिटवीन एडजेसेंट स्क्वैन सेल्स का द नोड्स ऑफ रेनवियर। इनको जो एक्सपोज पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, जो कि हमारा ट्रांसमिशन में जल्दी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। नोड ऑफ रेनवियर, ये वाला गैप हो गया, यहाँ पर हो गया, ये उस मैसेज को ट्रांसमिट करने में जल्दी मदद करते हैं। फिर हमारे डेंड्राइट से जो सेल बॉडी से निकल रहे थे, ये हमारे सेल बॉडी से एक्सटेंशन है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेड़ की जो टहनियां टाइप इसमें निकलते हैं, बहुत हाईली ब्रांच्ड प्रोसेस है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा ही होता है। इम्पल्स को जो सेल बॉडी की तरफ लेके आने में काम करते हैं और वहां से फिर आगे जो है भेजने का काम करते हैं। बेसिकली डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीविंग का, एक्सॉन का काम होता है मैसेज को आगे भेजने का। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। आप देखोगे ये जहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं ये लेके आते हैं, ये देखो आप, ये इसमें दिखा दिया है, एक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दिया, गोल्गी बॉडीज भी दिखा दिया है ना। ये देखो एक सेल का जो दिखा दिया, यहाँ से इस तरह की एक शाखाएं निकल रही हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। देखो इन डेंड्राइट्स में देखो यहाँ पर ये जो है ना साइनेप्टिक नॉब्स, जैसे कि हमने बोले थे ये साइनेप्टिक नॉब है, ये इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। यही हमारे को जो है ना इम्पल्स जो भी मैसेज प्रदान करते हैं, आपस में चिपकते नहीं है। देखो गैप होता है, यहाँ से ये क्या मैसेज देते हैं, ये मैसेज रिसीव कर लेते हैं और फिर वो जो मैसेज पहले सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से फिर ये निकल के कहाँ चला जाता है? एक्सॉन में। एक्सॉन में आप देखोगे ये पिक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो नोड ऑफ रेनवियर थे, ये मैसेज को बहुत जल्दी आगे पास करने में जो है मदद करता है। एमी जी एक मिनट में पहले
कंप्लीट कर लूं फिर बात करती हूँ। अब हम ग्लायल सेल्स की बात करेंगे। तो न्यूरॉन था, ये हमारे नॉन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी इम्पल्स एसेस नहीं जाती है, ये ग्लू लाइक, ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, अगर उनको कोई इन्फेक्शन आ रहा हो ये उसको खा जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, प्रॉपर वहां पर ब्लड फ्लो होता रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे उनको प्रॉपर एक ब्लड सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये उसमें हमारी मदद करते हैं। और ये माइलिन शीट जो थी एक्सॉन पे, ये उसको बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आज हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। यस मैम, यानी ये नर्व सेल में सिंगल न्यूक्लियस है, राइट? यस, बराबर ना? या सेल बॉडी एक ही होती है ना, और हाँ। एक्सॉन भी एक ही होता है। डेंड्राइट्स का कई बारी जो होता है प्रेजेंटेशन अलग होता है, लेकिन अभी हम उसमें इतना डीप में नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल की ही पढ़ते हैं कि सिंपल क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। लास्ट स्लाइड एक बार फिर से अगर दिखा सके मैम, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? ग्लाइल सेल्स, ग्लाइल, ग्लियल सेल्स भी कुछ लोग कह देते हैं, ग्लाइल सेल्स बोल दो, कोई ग्लियल, GLIAL। यस, स्पेलिंग लिखा मैंने, प्रोनाउंसिएशन पे ओके। मैम जो ग्लाइल सेल होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? न्यूरॉन का तो एक जाल बिछा हुआ रहता है, लेकिन ग्लाइल सेल कहाँ होते हैं? देखो ये अभी, हाँ, प्रोड्यूस माइलिन शीथ, ये न्यूरॉन के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। कोई भी न्यूरॉन होगा ये उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं और उसकी माइलिन शीथ के उसमें ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे बताया। ठीक है, यस मैम। ये उसके आसपास ही रहते हैं ताकि इनको सपोर्ट, जहां पर भी उसकी सपोर्ट करते हैं, तो ये जो ग्लाइल सेल्स हैं ये मदद करते रहते हैं। यानी सिर्फ वो उसके पोषण के लिए, हाँ, और सपोर्टिंग सेल्स है ये, मेन इनका काम मैसेज का ट्रांसफर करना नहीं है। दे आर ओनली फॉर द हेल्पर सेल्स, ग्लू लाइक हेल्पर सेल्स। helper cells for maintaining the health of nerve cells, we can say like that. यस, लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स, एक्टिंग एज मैक्रोफेजेस। कोई इन्फेक्शन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको खा पी के खत्म कर देंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी टॉक्सिन्स अगर यहाँ पर बन रहा है ये उसको भी डिटॉक्सिफाई करेंगे। रेगुलेट द ब्लड ऑफ द फ्लो ऑल्सो, मदद करते रहेंगे, उनको न्यूट्रिशन भी देते रहेंगे। प्रोड्यूस माइलिन शीथ, so these are the basically function of the these glial cells or the neuroglia cells. Okay, चलिए, तो आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, हमारे टिश्यूज यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। और अब कल मिलते हैं, होप सो। कल वैसे मेरी एक मीटिंग है मेरी क्लासेस थोड़ा सा लेट ही चल रही है, आई नो, बट कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रार्थना से अपनी कक्षा को